Yes, we are live now. Hello, friends. This is Ivanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम एनालाइज करने वाले हैं। रिपीटेडली बार बार सेम टॉपिक्स से सेम क्वेश्चंस आते हैं और सेम नहीं भी होते हैं तो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आपसे पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा चेंज है कुछ क्वेश्चंस में, उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। जब से इन्होंने पेपर ऑनलाइन किया था 2020-21 की बात है, और उस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने एज इन सीबीएसई ने या सीटेट यूनिट ने कि इंग्लिश पेडागोजी में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को ट्रांसलेट करके हिंदी पेडागोजी में डालने लग गए। तो अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पहले हिंदी पेडागोजी में नहीं होते थे, बट वो इंग्लिश पेडागोजी से ही इंस्पायर्ड कह लीजिए या ट्रांसलेटेड हैं सीधे सीधे। इनको इंस्पायर्ड कहना भी गलत होगा, सीधा ट्रांसलेशन है। तो उसको उस अप्रोच से पढ़ना जरूरी हो जाता है। बाकी कई क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। 15 नंबर की पेडागोजी आती है आपकी एक लैंग्वेज में, है ना। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कई क्वेश्चन से मैं बताते हुए चलूंगी आपको कि जो रिपीटेडली हमेशा से पूछे जा रहे हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे, उनको कोई बदल नहीं सकता। सिलेबस चेंज हो जाए तब भी उतना पार्ट तो आएगा ही अगर पेडागोजी रखेंगे तो, है ना। वो केवीएस एनवीएस की तरह कुछ अजीब ही हरकत करने लगे तो बात अलग है। हालांकि अगर सीटेट से भी पेडागोजी हटा देंगे तो फिर तो वो तो लीगली अपनी बात उठाने वाली बात हो जाएगी कि फिर टीचिंग में पेडागोजी नहीं होगी तो कहाँ होगी, है ना। चलिए खैर, ऐसा तो मतलब कुछ नहीं होने वाला है और जो भी होगा वो आगे की बात है। अभी तो सिलेबस सेम है, आपको पता है, पैटर्न सेम है। इसी तरह से हमें सवाल करने हैं। डेली हम 9 बजे मिलेंगे। अभी हम थोड़ा सा लेट हुए हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। मेरा ऑफिस से ही लेने का प्लान था एक क्लास, बट वहाँ अभी इस लेवल की क्वालिटी सेट नहीं हो पाई है स्टूडियो में, तो भाग के जो है घर वाले स्टूडियो में आना पड़ा। तो शुरू करते हैं। ये इस बार का ही पेपर है जो पूछा गया है, यानी दिसंबर 2024 वाला पेपर है। पेपर 1 हो पेपर 2 हो, लैंग्वेज की पेडागोजी एकदम सेम है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इस तरह से करेंगे। ये एक क्वेश्चन पेपर था जो मैंने सीडीपी का कुछ दिन पहले एनालाइज कराया था, अब हम हिंदी कर रहे हैं। इसके बाद हम एक अलग सीरीज शुरू करेंगे मंडे से, ठीक 9 बजे रात को लाइव यूट्यूब पे भी। और जो बैचेस हैं, अगर आप करियर विल पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, तो वहाँ भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर नहीं किया है, इनकेस आपने एनरोल। तो बात सही है बैच में, ठीक है। चाहे वो D2+B का बैच हो, केवीएस एनवीएस हो, सीटेट हो, जितने भी टीचिंग के बैचेस हैं वो टीचिंग सेक्शन में करियर विल के जाके आप एनरोल कर सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। जहां नहीं लिखा होता है, नॉट लिखा होता है, वहां आपको क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना होता है। पोल आपके सामने है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अश्विन एक बच्चा है जो उड़िया भाषा जानता है। उसे अंग्रेजी यानी इंग्लिश भी आती है और उसे हिंदी भी आती है। जैसे आपकी मातृभाषा, मान लीजिए आपने पंजाबी है, आपने इंग्लिश भी सीख ली और साथ में आपने हिंदी भी सीखी। मातृभाषा, मदर टंग क्या है? वो है आपकी पंजाबी, या जो भी जिसकी भी मातृभाषा है, ठीक। तो यहां पे अश्विन एक बच्चा है जिसकी जो जन्म से ही उसको उड़िया भाषा जानता है। वो उड़िया मतलब उसका अर्जित भाषा है, भाषा अर्जन है। ये भाषा अर्जन और अधिगम का ऐसा कोई साल नहीं है जब सवाल ना आता हो यहां से, ठीक है। तो उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, यानी जो उसका इंग्लिश सीखना है वो लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट है, बिल्कुल, क्योंकि दूसरी भाषा सीखी जाती है, लर्न की जाती है। मातृभाषा हमेशा जो है वो अर्जित की जाती है, क्योंकि जो घर में बोली जा रही है माहौल से आप अर्जित कर लेंगे, बटोर लेंगे। जैसे आपके घर में अगर हिंदी मैं मान के चल रही हूँ कि आपके घर में हिंदी या हिंदी के आसपास की कोई भाषा बोली जाती होगी, तो हिंदी आपने माहौल से अर्जित कर ली, कार्टून देख के, मूवी देख के, घर वालों से सुन के। उसके लिए आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो जो भाषा हम बिना किसी किताब के, बिना किसी व्याकरण के, वातावरण से अर्जित कर लेते हैं, वो जनरली हमारी मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ठीक। इंग्लिश क्योंकि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है, उसने अर्जित नहीं की, अर्जन किया है, लैंग्वेज लर्निंग की है, लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं है। ये इंग्लिश में भी इसलिए बता के चलूंगी क्योंकि ये सीधा इंग्लिश से ही ट्रांसलेशन है। सेकेंड ऑप्शन है उसका उड़िया अधिगम भाषा अर्जन है। ये बात एकदम सही है कि जो उड़िया भाषा है, जो वो जानता है भाषा, जो उसकी मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसको उसने अर्जित किया है, एक्वायर किया है, इनहेरिट किया है। जैसे लोग प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं अपने माँ बाप से, विरासत में उनको मिलती है, ऐसे ही भाषा भी हमें, जो हमारी मातृभाषा है, वो विरासत में मिलती है, अर्जित करते हैं। उसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता उस भाषा को सीखने में, आप माहौल से एक्वायर कर लेते हो। थर्ड है उसका हिंदी अधिगम भाषा अधिगम है। हाँ, हिंदी भी जो है उसकी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज है, तो उसने ये भी सीखी है, अर्जित नहीं की है, अधिगम हुआ है। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है, ये बात भी सही है। ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, और जो गलत है वही सही है। इसको हम नहीं कह सकते ये बात सही थी, क्योंकि यहां पे आपको गलत ऑप्शन चूज करना था। तो अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, ये कहना गलत होगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं पूछा है आपसे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है, गलत ऑप्शन पूछा था,
ठीक है, भाषा अधिगम और अर्जन में आप इतना अंतर तो समझते हैं कि अर्जन का मतलब है जो नेचुरली आपने अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को बिना किताब के, बिना व्याकरण के सीखा है वातावरण से। अधिगम जो है इसमें एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है कि आप बार बार ABCD लिखना सीखा आपने, अ से अनार, आ से आम लिखना सीखा, व्याकरण सीखी, स्कूल में सीखी भाषा, या कोई स्पीकिंग कोर्स किया। तो अधिगम में आपकी कोई भी सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, जो भी भाषाएं आप सीख रहे हैं, प्रॉपर जर्मन सीखी, जो भी कोई भी लैंग्वेज है, तो सेकंड, थर्ड या जो भी मदर टंग नहीं है वो आप सीखते हैं। दूसरी भाषा का भी एक्विजिशन संभव है, लेकिन वो एक अलग थियोरी है। ठीक है जी, ये सवाल पूछा जाता है। कह रहे हो कि ये तो पुराना डायलॉग है। हाँ, ये पुराना डायलॉग है। हम काफी सालों से जो है, पिछले 9 सालों से यही बात करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रेम कट रहा है, तो इतना क्यों जूम किया है, हैं? बताइए जरा। कल से जूम हो गया था कल, तो तब से आपने जूम इन ही छोड़ दिया है। एनीवे, देखिएगा एक बार, यांत्रिक यानी इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है? ये एक अच्छा सवाल है, ये पहले जनरली नहीं पूछा जाता था। यांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा, या इसको आप ये कह सकते हो कि किसी चीज को सीखने की या प्रैक्टिकल प्रायोगिक कारण से जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा या प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, कब होगी? आप जवाब देंगे पोल में फटाफट से। पहला ऑप्शन है, एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है, तो ये उसकी लिटरेरी नॉलेज है, क्रिएटिव वो है, रचनात्मक प्रेरणा है कि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को इसलिए सीखता है जिससे कि वह उस भाषा के सहजात वक्ता के नजदीक आ सके, यानी जो नेचुरली जो भाषा वो बोलते हैं, यानी अगर अंग्रेजों की हम बात करें, या यूरोप में चले गए आप, या फिर आप अमेरिका चले गए, तो वहां अगर फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग जो है इंग्लिश है, तो जैसी वो लोग भाषा या इंग्लिश बोलते हैं वैसी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए ताकि उनके जैसी बोल सकें, क्लोज एटलीस्ट आ सकें। ये इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने, ये आपकी सोशल प्रेरणा कह सकते हैं कि आप उनमें मिलना चाहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों कार्यों के लिए भाषा सीखता है, कि आपने संस्कृत सीख ली क्योंकि आपकी शादी में श्लोक बोले जाने थे, तो ये भी सोशल रीजन है इसका, है ना। जो यांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटल की अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन सही होगा कि जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए उसने भाषा सीखी, कि आपको नौकरी मिलेगी, तो आपने देखा कि जर्मनी में नौकरी चाहिए तो जर्मन आनी चाहिए, तो आपने जर्मन सीख ली। किस लिए? ये इंस्ट्रूमेंटल रीजन है, ये यांत्रिक रीजन है, कोई बहुत नेचुरल कारण नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको रोजगार चाहिए, आपके पास ऐसा पर्पज है जो प्रैक्टिकल रीजन से, उपयोगिता की दृष्टि से आपने ये भाषा सीखी है, ना कि कोई शौक में या बाकी क्रिएटिव एंडेवर्स के लिए कि आपको इस भाषा में किताब लिखनी थी इसलिए सीखी है, रोजगार के लिए सीखी है। तो इसी को हम यांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कहते हैं, या प्रायोगिक या प्रैक्टिकल यूज से आपने लैंग्वेज को सीखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जिसको 138 भी आप बोल सकते हो। ठीक, ये क्या कहता है? कृपा और कर्ण जुड़वा हैं, यानी एक बच्चा है कृपा या बच्ची है कृपा और एक बच्चा है कर्ण, जुड़वा है और मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है, यानी दोनों में डिफरेंस है, भाषा एक ही है लेकिन बोलते अलग तरीके से हैं। बोली बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप में जाना जाएगा? यानी घर में 2 भाई बहन भी हैं, तो आपका दोनों का हिंदी में ही आप बात करते हैं, लेकिन दोनों का बोलने की शैली डिफरेंट होगी। यानी आप देखेंगे, या पति पत्नी भी हैं, दोस्त भी हैं, आप कॉलेज भी जाते होंगे, आप देखते होंगे, आपको पता है कि अगर आप, कई लोग नकल करते हैं ना कि फलाने सर देखो इंग्लिश वाली मैडम वो ऐसे बोलती हैं, या वो हिंदी वाले सर हैं वो ऐसे बोलते हैं, तो वो बोल के दिखाते हैं प्रॉपर उसी भाषा में, जबकि वो सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं दोनों, लेकिन अपनी शैली होगी दोनों की, बोलने का लहजा होगा, है ना, या अपनी वोकैबुलरी होती है कि कुछ शब्द आप इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलरली। तो अगर हम देखते हैं तो ये किस रूप में जाना जाएगा? बोली को बोलना, मणिपुरी बोली, व्यक्ति भाषा या वाक क्रिया? कितने लोग ज्यादा जवाब दे रहे हैं? हाँ ठीक है, 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि व्यक्ति भाषा या इडियोलेक्ट बोलते हैं, या आइडियोलेक्ट बोलते हैं, यानी इंडिविजुअल का डायलेक्ट। आइडियोलेक्ट यानी इंडिविजुअल का डायलेक्ट, इडियोलेक्ट इसको यूज करते हैं इंग्लिश में, यानी इंडिविजुअल की अपनी शैली है बोलने की भाषा को, डायलेक्ट है बेसिकली, डायलेक्ट है, अपनी अपना तरीका है बोलने का। सेम भाषा बोल रहे हैं दोनों कृपा और कर्ण, बस तरीका अलग है, तो व्यक्ति भाषा हो गई है, स्टाइल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 या 139 देखिए, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? अब ये जमानों से आने वाला क्वेश्चन है, हर बार हम करते हैं, हर बार
पूछा भी जा सकता है, कभी हिंदी में पूछ लेता है, कभी इंग्लिश में पूछ लेता है कि हिंदी की क्या स्थिति है। अब देखो ये वैसे अगर आप देखोगे इसको तो ये हिंदी वाला सेक्शन है, ये हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन है जो आया हुआ है पेपर में, हिंदी में पूछा हुआ सवाल है। लेकिन क्या पूछा है कि भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है, ये सवाल हिंदी पेडागोजी में पूछा है। अब आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि इंग्लिश से सीधा ट्रांसलेशन है, एक क्वेश्चन भी ये लोग अलग से नहीं बनाते हैं। अब जो इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस बने उन्हीं को ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में एज इट इज। इसका प्रोबेबल रीजन जो है ये यही है। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है, कितने लोग दे रहे हैं सी ऑप्शन, 38% लोग, और बाकी अब देखो आप लोग कितनी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। 45% लोग जवाब दे रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन है, और 38% लोग जवाब दे रहे हैं कि ये थर्ड ऑप्शन है इन दोनों में से ही। देखो वैधानिक निकायों की भाषा, विदेशी भाषा, कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं कहता है इसको, ना तो एनसीएफ कह रहा है फॉरेन लैंग्वेज, वो भी ग्लोबल या सेकंड लैंग्वेज कहता है एनसीएफ, और आपका जो संविधान है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं कह रहा। अगर आप बात करेंगे तो इसमें ओला मैं पढ़ाती हूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967 में आया था, जिसमें हिंदी जो है वो राजकीय यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी देश की। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है हमारे देश में, हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। हिंदी आपकी राजभाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय कार्यों में इस्तेमाल होगी। लेकिन पूछा क्या है हमसे, अंग्रेजी के बारे में पूछा है। आप क्या जवाब देने में लगे पड़े, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है सरकार, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इंग्लिश उसकी सहकारी है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। तो ओला के तहत यानी इस एक्ट के तहत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और जो एओएल है ओला के तहत, एओएल बोले तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एओएल वो है इंग्लिश। सह राजकीय भाषा है कि जहां पे हिंदी नहीं चल पा रही, साथ साथ आप इंग्लिश का भी इस्तेमाल करेंगे राजकीय कार्यों के लिए, तो ये एसोसिएट है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ना कि ऑफिशियल है। ऑफिशियल हिंदी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत ही आसान सवाल है। थर्ड इसका सही आंसर था, तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है। यानी एक बच्चा जो कमजोर है किसी क्षेत्र में, किसी पक्ष में कमजोर है या किसी पक्ष में मजबूत है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण हमें लेना चाहिए, यह पूछा है। कि एक ऐसा परीक्षण यानी ऐसा टेस्ट जिसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्यार्थी विशेष के कमजोर यानी कहां पे उसकी स्ट्रेंथ है, कहां पे वीकनेस है, कहां गैप एरिया है उसका, यह पता लगाना इस टेस्ट का उद्देश्य है। जैसे ही वीकनेस पता लगाने की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, 60। बहुत बढ़िया, 63% लोग ये फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं। निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ये गैप्स का या कमियों का पता लगाता है, डायग्नोस किया जाएगा, फिर रेमेडी दी जाएगी, है ना, जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। तो निदान में आप पहले कारण पता लगाते हैं कि कमी कहां है, किस तरफ स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, गैप कहां है, तो डायग्नोस करके फिर रेमेडी दी जाती है। हमेशा पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिर रेमेडियल क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी लगाई जाएंगी। ये तो आपका रचनात्मक परीक्षण है, फॉर्मेटिव टेस्ट कह सकते हो, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वैधता यानी वैलिडिटी टेस्ट, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं अभी के लिए, क्योंकि पूछा क्या है, सिंपल के कमी का कैसे पता लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 141 या फिर 6 देखिएगा। अदिति भूतकाल के नियम जानती है, यानी पास्ट टेंस के रूल्स को समझती है। अदिति एक बच्ची है, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो अदिति भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती है। यानी नियम सारे पता है अदिति को भाषा के, कि भाई पास्ट टेंस में ईडी लगता है, अगर मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में जिन भी वर्ब्स में ईडी लगता है तो पास्ट बन जाता है, ये उसको पता है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग डिड के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं कि शी डिड नॉट न्यू लगा देंगे। अब न्यू नहीं होगा क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो शी डिड नॉट नो यूज होगा। अब ये कई लोगों को पता है, लेकिन जब वो इस्तेमाल करते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं या इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, ठीक। तो ये ऐसा ही है कि अदिति एक बच्ची है जो पास्ट के नियम तो जानती है, परंतु जब कॉन्टेक्स्ट आता है, जब सिचुएशन आती है, संदर्भ होता है, तो प्रयोग नहीं कर पाती इन नियमों का। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है, यानी इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कई शब्दों में ईडी लगता ही नहीं है, उसकी भी पास्ट टेंस बनाने के चक्कर में लोग ईडी यूज कर लेते हैं। नॉलेज होती है कई बार उनको, लेकिन जैसे वो लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इस्तेमाल में कुछ और हो जाता है उनसे। तो अदिति को गड़बड़ कहां है, ज्ञान का अनुप्रयोग करने में दिक्कत है। किस प्रकार का ज्ञान है उसके पास, अनुप्रयोग, ज्ञान का अनुप्रयोग यानी प्रैक्टिकल यूज। लेकिन यहां तो पूछा दिक्कत क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्रक्रियात्मक ज्ञान अंग्रेजी में ही ये क्वेश्चन आता है, प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज होती है किसी चीज को यूज करने की आपको समझ है, कि लैपटॉप चलाना आता है, साइकिल चलानी आती है, स्टेप्स पता है, यूज करना आता है किसी चीज को। तो ये प्रैक्टिकल
प्रोसीजरल ज्ञान है? नहीं। भाषा अर्जन उपकरण है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है? नहीं। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? ज्ञान किस तरह का, यानी ज्ञान तो है उसको, पास्ट टेंस की नॉलेज है, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रही। तो अब पूछा जा रहा है ये जो नॉलेज उसके पास है, पास्ट की, भूतकाल की, ये किस तरह का ज्ञान है जो यूज तो नहीं हो रहा लेकिन ज्ञान है, दिमाग में तो है, अंडरस्टैंडिंग। तो इसको हम ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं कहेंगे, डी ऑप्शन है ये। कितने लोग दे रहे हैं डी ऑप्शन? 18% मात्र। बताओ, तो फोर्थ ऑप्शन घोषणात्मक ज्ञान है ये, यानी इसको हम डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं अंग्रेजी में। ये हिंदी मीडियम वालों को हिंदी का पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये एज इट इज क्या है, ट्रांसलेटेड है। पहले नहीं आते थे ये सवाल इस तरह से, जब से इंग्लिश में इंग्लिश पेडागोजी से ट्रांसलेशन शुरू हुआ तब से नए टॉपिक्स ऐड हो गए, सिलेबस जबकि सेम है। तो ये डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, यानी डेफिनेशन तो पता है, ज्ञान ऐसा है जिसमें डेफिनेशन पता है, नियम पता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूज कैसा है, प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है उसके पास, डिक्लेरेटिव नॉलेज है। घोषणात्मक ज्ञान तो है, प्रक्रियात्मक नहीं है कि उसको कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। साइकिल चलाने की थियरी तो पता है उसको, स्विमिंग करने की थियरी तो पता है कि पानी में तैरते हैं फिर ऐसे ऐसे हाथ करते हैं। गाड़ी चलाने का उसको पता है कि ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, यानी ये एक्सीलरेटर है, ब्रेक है और क्लच है, ये उसको थियरी में पता है, लेकिन जब एक्चुअल में करना पड़ेगा। यानी गाड़ी चलाने का घोषणात्मक ज्ञान है, लेकिन चलाने को कहोगे तो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि प्रोसीजरल नॉलेज हो सकता है लैक कर रहा हो व्यक्ति। तो यहां पे घोषणात्मक ज्ञान तो है उसको, लेकिन प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट से आप पोल में जवाब देंगे। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती हैं, यानी कुछ लैंग्वेज है जो साइंस को, टेक्नोलॉजी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही बेहतर बताएंगी। क्यों भाई, लैंग्वेज है तो वो तो किसी लैंग्वेज के माध्यम से तो आप कुछ भी समझ सकते हो। ये थोड़ी सिर्फ साइंस में ही उनको यूज किया जा सकता है कि अंग्रेजी है बस साइंस समझने में ही इस्तेमाल होगी, लिटरेचर में भी होगी, किसी भी भाषा में उसका लिटरेचर भी होता है, यानी उसका साहित्य भी होता है, उसकी भाषा विज्ञान भी होता है, उसका बाकी आम इस्तेमाल भी होता है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से लेकर के, साइंस एंड टेक से लेकर, मैथमेटिक्स से लेकर, सब जगह भाषा इस्तेमाल हो सकती है। तो ये कहना तो हमें उचित नहीं लग रहा, फिर भी हमें बाकी ऑप्शन चेक करने होंगे। कितने लोग कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा दे रहे हैं? 1, ठीक है। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है, यानी व्यक्ति की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करती है लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। वो किस कल्चर से आता है, कहां से आता है, ये वो एक्सप्रेस करेगी। भाषा जो है, भाषा इतिहास का खजाना है, ये बात भी सही है कि भाई हिस्टोरिकली इवॉल्व हुई है या चेंज हुई है, इंप्रूव हुई है, विद टाइम डायनेमिकली चेंज हुई है लैंग्वेज। ये इतिहास के बारे में बता दिए कि उस समय किस भाषा का हम इस्तेमाल करते थे। आप कोई पुरानी मूवी देखेंगे इतिहास पे या आजादी के समय की, तो अलग तरह की वोकैबुलरी, राजा महाराजा के टाइम का कुछ देख रहे होंगे तो अलग तरह की वोकैबुलरी यूज कर रहे होंगे, है ना। कि पता नहीं कौन सा डायलॉग है वो जो उसमें इस्तेमाल किया है प्रियंका चोपड़ा का, कि आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया, समथिंग समथिंग। तो आप देख रहे हैं नॉर्मली थोड़ी हम ऐसे बात करते हैं आम भाषा में, लेकिन वो इतिहास का खजाना है भाषा, कि उस समय पे ऐसी बात होती होगी, इस तरह से लोग बात करते होंगे। हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, कितने लोग, अकेले ही ना, लेकिन उस समय, इतिहास, पुराने समय की बात, वो उस समय काल के बारे में बता रही है वो भाषा जो है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है, यानी जो ओवरऑल नॉलेज है हमारी, उसमें कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूट करती है लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज से आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों को सुन सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, तो भाषा हमारे ज्ञान के संवर्धन में बहुत मदद करती है। फर्स्ट ऑप्शन ही है जो गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित करती हैं, यानी साइंस एंड टेक को ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हैं कुछ भाषाएं। ये कहना गलत होगा, ये आपने लिमिट कर दिया, लैंग्वेज को जबरदस्ती बांध दिया। भाई भाषा है तो सब कुछ कर सकते हैं, भाषा कम्युनिकेट भी करेगी, आर्ट में भी, संगीत में भी इस्तेमाल होगी, साइंस में भी इस्तेमाल होगी, हिस्ट्री में भी इस्तेमाल होगी। ऐसा थोड़ी सिर्फ साइंस एंड टेक को ही कुछ भाषाएं जो है वो बताएंगी, ये कहना गलत होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही है, क्योंकि यही गलत है। भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है, यानी जो प्रोजेक्ट मेथड है। अब ये इन्होंने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के लिए दे दिया है, वैसे ये सीडीपी में आता तो सही रहता। देखिएगा एक बार, सवाल है हमसे कि भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क हमेशा ग्रुप में होता है, कि अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है, यानी ग्रुप में कोई काम दिया है या प्रोजेक्ट दिया है कोई बेसिकली, तो उसको कैसे, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में। तो पहला है कि आप अध्यापक और शिक्षार्थी मिलकर अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से परियोजना कार्य की अभिकल्पना और क्रियान्वयन कर सकते हैं। भाई आपसे पूछा है कि क्या क्या चरण शामिल हैं, ये इन्होंने थ्योरेटिकल बात बता दी। समूह बना लेंगे पहले, फिर योजना बनाएंगे, फिर आंकड़ों का संग्रहीकरण करेंगे, या फिर पहले समूह बनाएंगे और फिर टॉपिक की पहचान करेंगे, क्योंकि ग्रुप में होना है ना, ये प्रोजेक्ट जो है ग्रुप में दिया जाता है।
तो टॉपिक बाद में चूज करेंगे, आप पहले समूह बनाएंगे, है ना, और योजना बाद में बनेगी, पहले टॉपिक पता होना चाहिए। तो ये यहां ठीक हो जाता है। यहां समूह बनाना, टॉपिक की पहचान करना, योजना बनाना, यहां तक सही है। आंकड़ों का संग्रहीकरण, यानी आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो आप कर रहे हैं। फिर आप प्रारूप लेखन कर रहे हैं, नहीं, पहले आंकड़ों का, जब आंकड़े यानी डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को आप एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे, समझेंगे उसको। फिर प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइल की जाएगी, कंक्लूजन पे बाद में पहुंचा जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आंकड़े यानी डेटा कलेक्ट किया और फिर डायरेक्ट आपने प्रारूप बना लिया कि कंप्लीशन की तरफ आप चले गए। पहले आपको वो डेटा एनालाइज भी तो करना है ना, एक्सप्लेन भी तो करना है, एलैबोरेट भी तो करना है। तो सी ऑप्शन यहां सही है, बाकी गलत हो जाते हैं। ये हम अलग से कुछ क्लासेस लेंगे तब इसको, और अगर इस तरह के जो भी नए टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जनरली नहीं पूछा जाता, कॉमन सवाल नहीं है। आता है 144 नंबर का सवाल, जो कि आपका ये बहुत कॉमन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। टॉप डाउन अप्रोच, श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम, यानी टॉप डाउन अप्रोच। एक होता है बॉटम अप, एक होता है टॉप डाउन। लैंग्वेज में बहुत आता है ये सवाल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो श्रवण के अधोमुखी उपागम या टॉप डाउन अप्रोच, टॉप से डाउन। टॉप क्या होता है, किसी भी चीज का फाइनल कंक्लूजन या फाइनल जो भी पूर्ण रूप हो सकता है। होल की अगर हम बात करें तो होल टू पार्ट्स जाता है एक तरह से, ठीक। तो प्रत्येक ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्यों को सुनना, ये बॉटम अप अप्रोच है कि साउंड से शुरू करके वर्ड पे गए, वर्ड से शुरू करके सेंटेंस पे गए, सेंटेंस से शुरू करके आपके पैराग्राफ पे गए, पैराग्राफ से स्टोरी पे गए, नीचे से ऊपर की ओर, बिल्कुल नीचे से, बॉटम से। बॉटम क्या, ध्वनि, साउंड होती है लैंग्वेज में, फिर साउंड से शब्द बन पाएगा। तो ये बॉटम अप है, ना कि टॉप डाउन। विशिष्ट वर्णों की ओर ध्यान देना, अगेन अगर आप अक्षरों पे या लेटर्स पे या साउंड्स पे ध्यान दे रहे हैं तो फिर वहां से आप उनको कंबाइन करके एक वर्ड बनाना सीखेंगे, फिर वर्ड से फ्रेज सीखेंगे, फ्रेज से सेंटेंस सीखेंगे। तो ये भी बॉटम अप हो जाएगा, ये टॉप डाउन नहीं है। वाक सामग्री या ऑडियो के सारांश या जिस्ट को सुनना, यानी आप समरी सुन ले रहे हैं किसी चीज की, कि आपने कोई बुक पढ़ने की बजाय या पूरा एक एक चैप्टर समझने की बजाय आपने सीधा समरी सुन ली, यानी 3 घंटे की मूवी थी, आपने 30 मिनट में सुन लिया, ठीक है, कह सकते हैं कि आप पूरा कंक्लूजन सुन रहे हैं। लेकिन बाकी का ऑप्शन भी देखेंगे, इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है सामग्री, वाक या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। ये इससे बेटर है, क्योंकि जस्ट से सुनने से ज्यादा होल है आपकी अप्रोच, या टॉप है वो है आपका सामग्री, वाक या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। कंप्लीट होल की अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ 4th ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा। देखिए, पेडागोजी के क्वेश्चंस को समझना होता है, और अगर आपकी समझ बन जा रही है तो फिर आप ऑलरेडी इस गेम में काफी आगे चल रहे हैं, और वो धीरे धीरे बनते बनते बनेगी, हम सेशंस करेंगे अलग अलग। कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित, आप इतने ये कर सकते हैं कि जो मैराथन सेशंस पुराने कराए हुए हैं वो भी देख लोगे ना, तो ये क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो काफी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। 15 में से कम 12 सवाल आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे फिर, या फ्री नोट्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो पढ़ लो अगर बैच में नहीं भी आ रहे हो तो। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ सकते हो। कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देती हैं, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। मान लीजिए महात्मा गांधी जी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेकर आई। तो यानी क्लास 7th की बात हो रही है, उनकी जो टीचर हैं वो किसी व्यक्ति के बारे में बच्चे वर्णन कर सके, डिस्क्राइब कर सके, लिख सके, ये लेखन कार्य देना चाहती हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति को देख के लिख सकें। तो वो जाती हैं बाहर, जो आपके हॉकर्स होते हैं, फेरी वाला है, कोई फल बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, उसको लेकर के आ जाती हैं क्लास में उसकी फेरी के सहित, या कहें तो उसके सामान के सहित। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रुके, फिर शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़ों में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला इस गतिविधि में किस रूप में जाना जाएगा? यानी ये जो आप बाहर से एक रेडी लगाने वाला व्यक्ति था, या फेरी लगाने वाला व्यक्ति था, या एक हॉकर था, उसको आप क्लास में लेके आए और बच्चों को, उस फेरी वाले को सामान के साथ, कि मान लो वो चूड़ी बेच रहा था या कोई फल बेच रहा था, उसको साथ में लेकर के आगे, जिस भी हुलिये में था वो, जिस भी सामान के साथ था, बाहर से क्लास के अंदर। इसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं, एक तो है ना, कि कम्युनिटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्लासरूम में। दूसरी चीज, आपने बच्चों को कहा कि इस व्यक्ति को देखिए और इसके बारे में वर्णन लिखिए 2-2 के पेयर में। अब सवाल क्या है, पूछा गया है कि जो फेरी वाला है इस गतिविधि में किस रूप में जाना जाएगा, यानी जो व्यक्ति को आप लेके आए थे, ये इसका क्या रूप है क्लास में? ये सामग्री के रूप में जाना जाएगा, फेरी वाले के रूप में जाना जाएगा? यहां पे फेरी वाला होना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, ये एक मटेरियल की तरह यूज हुआ है। शिक्षण सहायक, शिक्षण में थोड़ी ना सहायता कर रहा है वो, शिक्षण सहायक सामग्री लिखा होता तो एक बार को फिर भी सोच लेते। गतिविधि का एक प्रतिभागी है,
गतिविधि का प्रतिभागी नहीं है, वो गतिविधि तो बच्चे कर रहे हैं, है ना, वो तो जस्ट वहां है मौजूद सामग्री के रूप में जिसको देख करके कंटेंट मिलेगा बच्चों को। तो सी ऑप्शन इज दी, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 146, कक्षा 7 की एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है, यानी एक छोटा सा कोई एक सामग्री है, पीस ऑफ न्यूज है, आर्टिकल है, व्हाटएवर, वो पढ़ने को दिया 7th क्लास के बच्चों को, जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सकें। यानी ये जो सामग्री या कंटेंट दिया है या कोई रिपोर्ट दी है व्हाटएवर, या कोई न्यूज आर्टिकल दिया है, इसको पढ़ के बच्चे क्या कर पाए, इस सामग्री में प्रस्तुत लोग, यानी जिन लोगों के बारे में या समुदाय या किसी कम्युनिटी के बारे में बात हुई है, उसके बारे में पहचान या समझ बना सकें। अध्यापक शिक्षार्थियों में किस बात को समुन्नत करना चाहती है, यानी टीचर इस एक्टिविटी से क्या सिखाना चाहती है बच्चों को, यह पूछा गया है। तो साहित्यिक कौशल यानी ये आपके लिटरेरी स्किल्स हैं। भाषा साक्षरता यानी वो उनको लिटरेसी सिखा रही है, तो पढ़ना तो बाकी तरीकों से भी सिखाया जा सकता है। समालोचनात्मक साक्षरता या विश्लेषणात्मक पठन, देखिए एनालिसिस करने की बात यहां नहीं हुई है, साहित्यिक कौशल में भी ये नहीं आएगा, लिटरेसी भी नहीं सिखा रही है। एक ही चीज बचती है, क्योंकि जो लोग हैं इस आर्टिकल में और जो कम्युनिटी की बात हो रही है, बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर सके कि किस कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है और इनकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। इसके लिए बच्चे को सोचना पड़ेगा, सभी दिशाओं में उसको पढ़ के एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा। एनालिटिकल थिंकिंग नहीं, यहां पे क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। क्रिटिकल लिटरेसी है कि बच्चा हर पहलू से सोच पाए किसी चीज को। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, या आप इसको कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 या 11 होगा, ये 12 है, 12, 13, 14, 15, हाँ ठीक है 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है। अब ये सीडीपी में भी हम पढ़ेंगे, वहीं से आया हुआ सवाल है। यानी कौन सा एक ऑप्शन है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि क्लासिकल लैंग्वेज को की तरह आप क्लासिकल लैंग्वेजेस को आप एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, वैकल्पिक विषयों के रूप में इस्तेमाल करें मिडिल स्टेज पे, यानी 6th to 8th के लेवल पे। क्लासिकल लैंग्वेज में क्या आती है, कई सारी भाषाएं हैं हमारे भारत की जो सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा जिनको मिला हुआ है, जैसे संस्कृत, जैसे तमिल, है ना। तो यहां पे बात हो रही है कि शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में क्या सही है कि माध्यमिक चरण में एक केंद्रक या कोर भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में, फ्लो में। ये वैकल्पिक विषय के रूप में, कोर विषय के रूप में नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में नहीं, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये बात सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में नहीं, त्रिभाषा सूत्र के अंदर एक विकल्प के रूप में नहीं, माध्यमिक चरण पे एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का प्रयोग, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र को तो एज इट इज लागू करने को कहा गया है फ्लेक्सिबली, है ना। प्रेपरेटरी चरण के दौरान नहीं, माध्यमिक चरण में आप एज एन एडिशनल लैंग्वेज इसको यूज करेंगे, क्लासिकल लैंग्वेजेस को, जैसे संस्कृत भी है जिसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 148 देखिएगा, यहां एक पाठ्य सामग्री दी गई है, आप आ रहे हैं ना फ्रेम में, हाँ, यहां एक पाठ्य सामग्री दी गई है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री भाषा की किस प्रयुक्ति या रजिस्टर से संबंधित है। पाठ्य सामग्री ये है, आपके सामने कुछ 4 लाइन्स हैं, इनको पढ़ के पता लगाना है कि कैसा रजिस्टर है, क्या प्रयुक्ति है। अचानक क्रांति के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा। विश्व के कई भागों में, यहां तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे और जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी उनकी भी चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय और द्रोजियो ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया गया। तो ये कोट किया गया है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। कहीं तो परिवर्तन की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है, आजादी की बात हो रही है। तो एक क्रांति प्रयुक्ति है, राजनीतिक प्रयुक्ति है, विज्ञान प्रयुक्ति है, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है। तो आप बच्चे की समझ विकसित हो सके, ये सोशल साइंस का विषय है, तो ये सामाजिक विज्ञान प्रस्तुति है या प्रयुक्ति है, अगर मैं कहूं तो टेक्निक है, जिसमें हम कहते हैं ना, बाकी सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करिए। हर एक सब्जेक्ट में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की बात करते हैं हम, यानी भाषा जो है वो पूरे पाठ्यचर्या में है। तो आप इतिहास के माध्यम से या सामाजिक विज्ञान के विषय के माध्यम से भाषा सिखा रहे हैं या भाषा के माध्यम से वो विषय भी सीख रहे हैं। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति के क्षेत्र का विषय है, जो ये 4 लाइन्स है। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज के लिए। कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्राम्यशील यानी रिसेप्टिव कौशलों को महत्व नहीं देता है। ग्राम्यशील कौशलों से उनका क्या तात्पर्य है? इससे आसान सवाल नहीं बन सकता धरती पे, तो आपको फटाफट से जवाब देना है। ये सवाल रिपीटेडली पूछा जाता है कि एक तो भाषा में होते हैं ग्राम्यात्मक कौशल, दूसरे होते हैं आपके प्रोडक्टिव स्किल्स, जिनको हम उत्पादनात्मक कौशल कहते हैं। उत्पादन कौशल लिख देती हूं मैं, यानी जिसमें आप भाषा को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्टिव स्किल्स कहते हैं इनको लैंग्वेज के, सक्रिय कौशल।
जैसे भाषा को, जहां आप सक्रिय हैं, भाषा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे बोल रही हूं तब, तो स्पीकिंग और क्या हो गया, यानी बोलना और पढ़ना, नहीं बोलना और लिखना, इसमें आप प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज को। अगर रिसेप्टिव कौशल की बात होगी, जिनको पैसिव स्किल्स भी कह देते हैं, रिसेप्टिव कौशल की या ग्रम्यात्मक कौशल की आप बात करेंगे अगर, तो ग्रम्यात्मक कौशल में आप भाषा को ग्रहण करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते। तो कब ग्रहण करेंगे, जब आप सुन रहे हैं, यानी लिसनिंग, श्रवण, श्रवण जो है ग्रम्यात्मक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जब आप पढ़ रहे हैं तब भी आप ग्रहण ही तो कर रहे हैं डेटा, यानी भाषा को आप ग्रहण कर रहे हैं। तो श्रवण और पठन जहां होगा वहां आ जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। कितने लोग दे रहे हैं फोर्थ जवाब जो है 50%। तो इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप लोग? बोलना और लिखना तो एक्टिव स्किल, सक्रिय भाषा कौशल है ना, ये ग्राम्यशील थोड़ी। जब आप बोल रहे हो या लिख रहे हो तो आप तो भाषा को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप तो भाषा का उत्पादन कर रहे हो, आप तो सक्रिय हो। ग्राम्यात्मक में आप सुनते हो, रिसीव करते हो, तो सुनने और पढ़ने में आप रिसीव करोगे लैंग्वेज को। 4 स्किल्स होती हैं आपकी लैंग्वेज की। सूबो पाली बोलते हैं इसको हिंदी में, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बोलते क्या है, मतलब मैंने बनाया हुआ है शॉर्ट फॉर्म सूबो पाली, और अंग्रेजी में इसको LSRW कहते हैं हम, जिसमें से आपकी जो लिसनिंग है और जो रीडिंग है वो रिसेप्टिव में आता है, ग्राम्यात्मक में जो यहां पे दिया हुआ है। स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल्स में आता है या एक्टिव स्किल्स में आता है। इतनी बात क्लियर है? 4th ऑप्शन सही है। आखिरी सवाल आज का, शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है, यानी एक पूरे सिस्टम की तरह जो काम कर रही है लैंग्वेज, उसको समझेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, जो बच्चे हैं अंडरस्टैंड करेंगे और बिहेवियर में लेकर के आएंगे, जो एक प्रॉपर व्यवस्था की तरह काम कर रही है, एक सिस्टमैटिक वे में सिखाई जा रही है। तो युक्तिपरक दक्षता है, ये कोई टेक्निक है। सर्वांगी या सिस्टमिक दक्षता है, यानी एक्यूरेसी, जो वो पूरी जो आपकी पकड़ है इसमें। संप्रेषणात्मक दक्षता है, यानी कम्युनिकेटिव मास्टरी कह लीजिए आप इसको, दक्षता को। सामाजिक भाषिक दक्षता है। देखिए यहाँ पे भाषा को यूज करने और उसको समझने की बात हो रही है, वो भी एक व्यवस्था की तरह जो कार्य कर रही है, यानी सर्वांगी या सिस्टमिक दक्षता है। सिस्टम के तहत, यानी एक कंप्लीट सिस्टमैटिक वे में कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही हो जाएगा। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने आपने सही किए वो आप चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, उसमें कोई भी बात नहीं है, है ना। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ये एक एनालिसिस था। अभी आपकी समझ धीरे धीरे जब और क्वेश्चंस करेंगे, आप थोड़ा मैराथन सेशंस देख लोगे, थोड़ा सा आप या बैचेस में पढ़ लोगे, या फिर जो भी जिस भी तरह से आप पढ़ रहे हो, मतलब थोड़ा सा पढ़ भी लोगे और साथ साथ बाकी आने वाले सेशंस देखोगे तो क्लियर होंगी चीजें। पहले सेशन में ये मत सोचना मुझे तो कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, सब आ जाएगा, 2 महीने इनफ है, पढ़ लेंगे हम ठीक से और आपको फिर हेल्प भी हो जाएगी। और ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस DEET+B वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, नहीं कल नहीं मिलेंगे, अब हम सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे मिलेंगे। बहुत हेक्टिक चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, पेड बैच, फ्री यूट्यूब, 50 चीजें एक साथ चल रही हैं। तो मंडे मिलते हैं शाम को 9 बजे, ठीक है। CDP के कुछ क्वेश्चंस हम मंडे को करेंगे। बैच में यार वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड फी है, जितने में आप फॉर्म भर रहे हैं उतने में आप बैच ले पाएंगे, तो उसकी तो आप मत कहो कुछ और उसमें, है ना। पूरा तंत्र चलने में भी तो संसाधन लगते हैं ना। चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको, ये सेशन, ये डिस्कशन पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। बाकी अपने विचार कमेंट्स में बताइएगा। मंडे मिलते हैं रात को 9 बजे। टेक केयर, बाय बाय। मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम जितनी क्लास ले पाऊं एक हफ्ते में, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, उतनी ले पाऊं, मतलब लूं।